बाबर जब मध्य एशिया से भारत में आता है तो अपने साथ ईरान और कंधार की समस्या को साथ में लेकर आता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जो मुगलों की विदेश नीति है उसको देखना है। और एक ये हिस्टोरिकल लिगेसी रही है मुगलों की विदेश नीति। अब हिस्टोरिकल लिगेसी किस रूप में रही है, इस बात को भी आप लोग बखूबी समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो हमें देखना है, राइट, ये जो हमें देखना है ये किस रूप में देखना है, इसको सबसे पहले आप लोग एक बार समझिए। क्योंकि यदि मैं मुगलों की बात को ही उठाकर आप लोगों के सामने चर्चा करूं, बात करूं, तो आपको मालूम है कि भारत के अंदर हम दिल्ली और आगरा को तो फिर यहाँ पर प्रदर्शित कर ही सकते हैं, दिल्ली और आगरा। अब आप मोटे तौर पर यदि हम मध्य एशिया की स्थिति को देखें तो यहाँ पर है अपना अफगानिस्तान, ठीक है, और इस तरफ है आपका ईरान। और उस जमाने में ये पूरा का पूरा जो एरिया है इस तरफ, यहाँ पर जो साम्राज्य था वो था उस्मानिया साम्राज्य। क्लियर है, टर्की वाला जो एरिया, बेसिकली ओटोमन जो एम्पायर था। मध्य एशिया की बात की जाए, बेसिकली अफगानिस्तान वाला जो एरिया जहां पे बल्ख और बदख्शां दो प्रमुख केंद्र है। क्योंकि अफगानिस्तान के भी यदि मैं क्षेत्रों की बात उठाऊं तो यहाँ पर आप देखो काबुल और कंधार, इन दो को भी आप ले लीजिए। तो काबुल और कंधार की यदि हम स्थिति को देखें तो इसे बोला गया है हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार। क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ पर इस रीजन में, इस क्षेत्र में दो प्रमुख हमें चीजें और देखने को मिलती हैं। अब ये दो प्रमुख जो स्थान है जो काफी डिसिसिव है, काफी निर्णायक हैं चीजों को देखने और समझने के दृष्टिकोण से, ये हैं बल्ख और बदख्शां। बल्ख एवं बदख्शां। क्लियर। अब हम इस बात को पहले भी देख चुके हैं कि बेसिकली जो मुगल हैं, इनका जो आगमन हुआ भारत में वो फरगना, समरकंद, ट्रांसक्सी यहाँ से हुआ है। लेकिन कुछ बातों को तो आपको बहुत करीब से देखना होगा कि क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे, अकबर तो नहीं लेकिन हाँ जहांगीर और शाहजहां, इनके ईरान के साथ संबंध बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे। और स्पेशली किसको लेकर, कंधार को लेकर, कंधार के दुर्ग को लेकर, जिसको हमने एंट्री गेट पॉइंट भी कहा है भारतवर्ष के लिए, हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार भी हमने उसे स्पष्ट तौर पर बोला है, समझा है। तो क्या मतलब निकल रहा है इस बात का, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखो बल्ख और बदख्शां वाला जो एरिया है यहाँ पर बेसिकली थे उज्बेक, ठीक है। ईरान में जो साम्राज्य था वो था सफावी, और ओटोमन बेसिकली जो है वो मैंने कह दिया उस्मान। अब जो बाबर था, आपको मालूम है कि 1506-7 के अंदर बाबर काबुल का स्वामी था। और यहीं पर इसने, जो पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ, मिर्जा की उपाधि त्यागी और इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। और जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस समय दिल्ली आगरा में जिस राजवंश का शासन है वो राजवंश है कौन सा, लोधी राजवंश। और बाबर अपनी पुस्तक वाकियात ए बाबरी या बाबरनामा के अंदर, या जिसको हम कहें तुजु के बाबरी में, इस बात का और विस्तार से वो चर्चा कर चुका है, विस्तार से बतला चुका है कि साहब, एक तो आप कहेंगे कि मेवाड़ वाला एरिया, एक आप कहेंगे कि विजयनगर वाला एरिया, दो तो ये काफी एरिया थे। इसके अलावा आप कह सकते हैं बंगाल, आप कह सकते हैं बिहार, आप कहेंगे मालवा, और आप कहेंगे गुजरात एवं दिल्ली आगरा वाले, ये 5 इस्लामिक स्टेट्स हैं। और बाबर वाकयात बाबरी या बाबरनामा में बहुत स्पष्ट संकेत करता है, बहुत स्पष्ट तौर पर उल्लेख करता है इस तथ्य का
के साथ इन सब में सबसे दो तो काफी राज्य और 5 इस्लामिक राज्य। इनमें इन सभी राज्यों में सबसे शक्तिशाली बाबर, जिसको बतलाता अपने कंटेम्प्रेरी, अपने समकालीन के रूप में, वो विजयनगर का कृष्णदेवराय है। यहाँ पर लिख लीजिए इस बात को भी, कृष्ण देवराय है। चलिए ये बात भी हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात अब हमारे लिए और क्या निकल कर आती है, वो ये कि इन 5 मुस्लिम जो स्टेट्स हैं, इनमें दिल्ली का जो सेंट्रल पावर पर बैठा हुआ है वो सज्जन है कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और हमने लास्ट क्लास तक इस बात को समझा था और देखा था कि इब्राहिम लोदी से उसके जो पठान, उसके जो अफगान सरदार थे, वो उससे मतलब बेहद दर्जे तक क्या कहना चाहिए, खफा थे, उससे नाराज थे। इनमें आप पंजाब का उसका गवर्नर ले सकते हैं, जिसको आपने नाम दिया था दौलत खां लोधी। इसी प्रकार का इसका एक रिश्तेदार और इसका एक सरदार हमें और नजर आता है, आलम खां लोधी। कुल मिलाकर ये जो सरदार थे, जिनका अपना एक एक अलायंस था, एक गठजोड़ था, किसके अगेंस्ट में? इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट में। वो इब्राहिम लोधी जिसे मेवाड़ का राणा संग्राम सिंह, क्योंकि मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को यहाँ पर ये तथ्य भी काफी महत्वपूर्ण जानना कि मेवाड़ में इस समय जो नरेश था, उसका नाम हमारे सामने आता है मेवाड़ राणा संग्राम सिंह। ठीक है, चलिए आपको इंक देखने में दिक्कत आएगी, मैं चेंज कर देता हूँ, मेवाड़ राणा संग्राम सिंह। अब बाबर इस बात का उल्लेख अपनी पुस्तक में बाबरनामा में कर चुका है, जब वो काबुल में बैठा हुआ था। एक वाहियात अव्वल दर्जे का वो मूर्खतापूर्ण आरोपित करता है, क्लेम करता है राणा संग्राम सिंह पर। उस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा, बेसिकली जब हम खानवा बैटल को सामने लेंगे। लेकिन बाबर हिंदुस्तान में प्रवेश करते वक्त भी ये दर्ज कर चुका है ऐतिहासिक विवरण कि इस काफिर राजा ने, यानी कि राणा संग्राम सिंह ने साहब धूल चटा दी थी किसे? बहुत बुरी कदर से। किसे? आपके जो नरेश है, क्या नाम है इसको, दिल्ली का सुल्तान, अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। अब 2 युद्धों में इसको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, करारी हार का सामना करना पड़ा था राणा संग्राम सिंह के द्वारा इब्राहिम लोदी को। अब ये 2 युद्ध कौन कौन से देखिएगा, एक तो है 1517 में और एक है 1518 में। 1517 में जो युद्ध है वो है खातौली युद्ध, जो जिला कोटा में लड़ा गया, याद रखिएगा इस बात को। और 1518 में जो युद्ध लड़ा गया वो है, याद रखना, बाड़ी युद्ध। बाड़ी युद्ध जो लड़ा गया है कहां पर, समझ लीजिएगा इस बात को, धौलपुर के अंदर। तो इन 2 युद्धों में बहुत बुरी कदर परास्त किया जा चुका था, बहुत बुरी तरह से। किसे? इब्राहिम लोदी को। और इसी बीच इब्राहिम लोदी से जो असंतुष्ट उसके सरदार थे, जिनका नेतृत्व पंजाब का उसका अपना सूबेदार या गवर्नर दौलत खां लोदी कर रहा था, क्लियर? तो उसने काबुल जाकर व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण दिया था किसे? बाबर को। पिछली क्लासेस में मैंने विस्तार से इस बारे में आप लोगों से चर्चा कर ली थी। और लेकिन दौलत खां लोधी को ये एहसास था, ये इल्म था, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि बाबर 2 महान एशियाई सेना नायकों का रक्त उसके अंदर चल रहा था, एक चंगेज खान और एक तैमूर खान। तो दौलत खां लोधी को ये एहसास था कि संभवतः जिस प्रकार से चंगेज खान आया वापस लौट गया, तैमूर ने दिल्ली को अंदर तक पेनिट्रेट किया 1398 में अंतिम तुगलक सुल्तान के शासनकाल में, लूटा और वो भी वापस अपने अपने होम टाउन को लौट गया, अपने मादरे वतन को, मूल वतन को, जिसको आप बेसिकली जिसको हम पुकारते हैं इनका अपना गृह प्रदेश, वहां लौट गया। तो इसको ये एहसास था दौलत खां लोधी को कि भाई बाबर को मैं निमंत्रण दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री कॉपरेशन के लिए, एक सैनिक सहयोग के लिए, कि बाबर आएगा, मुझे सपोर्ट करेगा टू गेट, किसको पाने के लिए? दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए और इब्राहिम लोधी को अपदस्थ करने के लिए। और इसमें ना केवल बाबर, इवन शायद मुझे राणा संग्राम सिंह का भी साथ मिल सकता है, क्योंकि वो भी दुश्मन नंबर 1 है इब्राहिम लोधी का।
और इब्राहिम लोदी से जो अन्य असंतुष्ट कोर्ट के जो अन्य चीफ हैं, जो सरदार हैं, उनका भी सहयोग मिलेगा। तो बाबर आएगा, लूटेगा और वापस लौट जाएगा। हद से हद यदि उसकी डिमांड होगी तो किसको लेकर होगी? जो NWF, जिसको आप नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश कहते हैं, उसके इलाके का मतलब जो अफगानिस्तान से जो सटवां जो एरिया है, पंजाब वाला, सिंध वाला, मुल्तान वाला, उस एरिया को, तो ठीक है, मैं वो दे दूंगा। और जो गंगा यमुना सिंधु से लेकर गंगा तक का जो डेल्टा जो एरिया है पूरा, जिसको आप नॉर्दर्न इंडिया कहते हैं, फर्टाइल लैंड कहते हैं, कारपेट लैंड कहते हैं, गंगा से आप समझ लीजिए ब्रह्मपुत्र तक का पूरा जो एक मैदानी प्रदेश है, उस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। एंड इट विल बी टू मच इनफ फॉर मी टू रूल द, किसको, जो राइन है किसका, भारतीय हिंदुस्तान का, वो। लेकिन ये उसको एहसास नहीं था कि खुद बाबर इस समय बड़ा ही परेशान था अपनी मध्य, जो उनकी जो मिडिल एशिया की जो कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस से जो परिस्थितियां थी। तो जो मैंने शुरुआत में आगे कहा, जरा उसको समझने का प्रयास करेगा। असल में क्या है, चाहे यहां बैठा हुआ बाबर हो, कहां पे बैठा हुआ, काबुल के अंदर, चाहे इब्राहिम लोदी वाल जो ये पठाने ये हों, ये सबके सब क्या है, सुन्नी मुसलमान। देखो सुन्नी कौन कौन है, बाबर सुन्नी हो गया, ठीक है, लोदी सुन्नी हो गया, उज्बेक जो है बल्ख बदख्शां के, ये सुन्नी मुसलमान हो गए, उस्मानिया जो हो गया वो सुन्नी मुसलमान हो गए, लेकिन सफावी जो है वो शिया है। और जितना आप लोग इस्लाम के स्ट्रक्चर, सामाजिक ताने बाने को जानते हैं, आप लोग जानते हैं, बेसिकली पारंपरिक तौर पर भी शियाओं और सुन्नियों के बीच में बहुत कम बनती है, बहुत कम बनती है। क्लियर है? और ये बात जिन लोगों ने इतिहास को जरा सा भी देखा है, समझा है, वो बेहतर समझते हैं कि बाबर को सबसे अधिक परेशानी का सामना समरकंद, फरगना, ट्रांसऑक्सियाना वाला उनका जो मध्य एशिया का जो प्रदेश था, वहां करना पड़ा। तो उज्बेकों के कारण, उज्बेकों के कारण, और उज्बेकों का झगड़ा चल रहा है ईरान के सफावी वंश के साथ। क्लियर है? ईरान के सफावी वंश को अपनी जो पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी जो सीमा है, वहां पे उस्मानिया जो ओटोमन जो साम्राज्य, उससे भी कड़ी टक्कर मिल रही है। क्लियर है मामला? तो अब आप इस बात को समझिएगा कि जो सफावी राजवंश है, अब मैं देखो फिर थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं ताकि आपको समझने में सहूलियत है। तो जो सफावी राजवंश है, इसका एक तरफ झगड़ा है किसके साथ, उस्मानिया वंश के साथ, और एक तरफ झगड़ा उसका किसके साथ, याद रखिएगा, उज्बेकों के साथ। क्लियर? और कहीं ना कहीं सफावियों का सहयोग मिला था किससे, बाबर को, बाबर को, कुल मिलाकर। और बाबर को का, बाबर की दुश्मनी है वो है किसके साथ, उज्बेकों के साथ। तो मोटे तौर पर बाबर और सफावियों का एक मित्रता रही, मित्रता रही। और ये भी हकीकत है कि शिया राज्य में, ईरान का जो सफावी राजवंश था, वहां पर शियाओं के नेतृत्व में सुन्नियों पर घोर धार्मिक अत्याचार किया गया था। इस चीज का लाभ उठाने के लिए जो नजर मोहम्मद उज्बेक सरदार था, उसने प्रयास किया कि एक ट्रिपल अलायंस बना लिया जाए ईरानियों के विरुद्ध। उस्मानिया जो सुन्नी है, उज्बेक जो सुन्नी है, और मुगल जो सुन्नी है। जबकि मुगलों का अपने आप में टक्कर रहा उज्बेकों के साथ, और उज्बेकों के साथ पारंपरिक प्रतिद्वंदिता के चलते ही बाबर को और मुगलों को उनका जो होमलैंड था वो छोड़ना पड़ा था। बावजूद उसके नजर मोहम्मद ने, उज्बेक ने पूरा प्रयास किया कि एक अलायंस, ट्रिपल अलायंस बना लिया जाए। लेकिन बाबर और मुगल इतने बेवकूफ नहीं थे कि मात्र धार्मिक नजरिए से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी को वो डिफाइन करें, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात ये था कि बाबर के आने से पहले से ही भारत के काफी ट्रेडिशनल जो ट्रेड कॉमर्स के जो रिलेशंस थे वो ईरान के साथ थे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और बाबर इस बात को बेहतर जानता था कि ईरान के साथ संबंध रखना न केवल सरहदों की सुरक्षा के नाम पर, बल्कि मध्य एशिया में पावर बैलेंस, शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए भी ज्यादा मुफीद था, बजाय इसके कि मुगलों का झुकाव उज्बेकों और उस्मानियाओं के साथ में हो।
तो जो एक एक जो रिलीजियस अपील की गई थी उज़्बेकों के साथ, उनको दरकिनार किया मुगलों ने, बाबर ने, और सफावियों के साथ, ईरान के साथ उन्होंने अपने बेहतर संबंध स्थापित किए। और क्योंकि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और पीएससी एग्जामिनेशंस और स्कूल ग्रेड फर्स्ट एग्जामिनेशंस, so you have to be very alert and aware about these facts कि ईरानियों और हिंदुस्तान के बीच में सबसे बड़ा जो एक विवाद था वो मात्र कंधार को लेकर था। कंधार ईरानियों के लिए इतना आवश्यक नहीं था जितना कि भारत के लिए, क्योंकि कंधार भारत के लिए प्रवेश द्वार था, गेटवे था। लेकिन प्रतिष्ठा का प्रश्न इतना इस कदर बन गया कि कंधार नाक का सवाल बन गया ईरानियों और भारतवर्ष के बीच में। इसके बावजूद मात्र उज़्बेकों की अपील के नाम पर मुगलों ने कभी भी ईरानियों के साथ अपने संबंध नहीं बिगाड़े। इवन उस दौर में भी जब 1622 ईस्वी में जहांगीर के काल में नूरजहां के दखल के चलते, क्योंकि नूरजहां मेहरुनिस्सा एक ईरानी महिला थी जिससे जहांगीर ने विवाह किया था उसके विडो होने पर, तो उसके कूटनीतिक प्रयासों के चलते या प्रेशर के चलते 1622 में ईरानी शाह ने कंधार पर अचानक से हमला कर लिया था। और जब नूरजहां ने प्रेशर डाला अपने सौतेले पुत्र या जहांगीर के पुत्र जो सक्सेसर भी था, उत्तराधिकारी भी था जहांगीर का, खुर्रम, कि आप जाइए कंधार वगैरह की तरफ और जाकर प्रेशर बिल्डअप करिए। लेकिन शाहजहां ने, खुर्रम ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो इस बात को बेहतर समझ गया था कि नूरजहां मुझे दूर करना चाहती है और अपने दामाद यानी कि मेरे भाई शहरयार को मुगलिया सल्तनत का वारिस घोषित करवाना चाहती है। तो मेरा जो कहना है वो सिंपल ये है कि मुगलों की विदेश नीति में सबसे ज्यादा जो जोर था वो था काबुल को लेकर, क्योंकि मुगलों ने कभी भी अपने मूल वतन या गृह वतन या होमलैंड की चाहत कभी नहीं रखी कि जी हम समरकंद में जाएंगे उनको जीतेंगे। they were much more satisfied from their हिंदुस्तानी लैंड। यहाँ क्या नहीं था भाई, यहाँ मिल्कियत थी, यहाँ दौलत थी, यहाँ शोहरत थी, यहाँ ऐश्वर्य था, यहाँ वैभव था, शमशीर में भी बहुत दम है। तो इस तरह के ओपोनेंट थे कि आप रण के मैदान में आइए और अपनी भुजाओं की ताकत को आजमाइए। वरना आप बेहतर जानते हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बिना धोखे के न 1301 में चित्तौड़ जीत पाया, न 1303 में रणथंभौर जीत पाया, न 1305 के अंदर वो सिवाना जीत पाया, न 1308 में बाबा वो जालोर जीत पाया यार। वो अलाउद्दीन खिलजी जो अपने आप को सिकंदर सानी बोलता है, दूसरा सिकंदर। और आपको मालूम है उसके दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने भी साफ कहा था कि हुजूर आपकी प्लानिंग बेहद नजीर योग्य है, और मैं आपकी कद्र करता हूं आपकी तमाम चीजों का, लेकिन मैं आपसे बस इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं हुजूर, दुनिया को फतेह करना तो बात की बात है, आइए ना एक बार मिलकर राजस्थान को जीत लें। और भैया जी के छिक्के छूट गए, पसीने छूट गए अलाउद्दीन खिलजी के, मात्र राजस्थान के अंदर भी। तो मैंने सिर्फ 3-4 अभियान गिनाए थे। तो मैं जो कहना चाहता हूं सिंपल सी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ था, इसलिए कभी भी एकमात्र बाबर को छोड़ दें। तो मुगलों ने अपनी वैदेशिक नीति में कभी भी गृह वतन को पाना, समरकंद फरगना को पाना ये चाहत कभी नहीं रखी, क्योंकि वो जानते थे ऐसा करने पर उन्हें उज़्बेकों के साथ युद्ध करना पड़ेगा मध्य एशिया में, मैंने पहले ही कहा, जिनकी वजह से उन्हें अपने गृह वतन से निकलना पड़ा। और यदि समरकंद को पा भी लोगे तो बाबा क्या पाओगे, मुगली से गरीबी है क्या वहां। और हिंदुस्तान में क्या नहीं है, दुनिया भर का आकर्षण, दुनिया भर का आकर्षण, चाहे वो नारी सौंदर्य हो या प्राकृतिक सौंदर्य हो, पाइए ना। और वैसे भी कहा गया है कि स्त्री और संपत्ति हमेशा वीर भोग्य होती है, बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया है भाई। तो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी मुगलों की, उसमें कंधार को छोड़ दें, क्योंकि कंधार जरूरी था भारत के लिए, वो गेटवे है, एंट्रेंस गेट है, और जिस पर बराबर का दावा ठोका जा रहा था खुद ईरानियों के द्वारा। भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से मुगलों ने कभी भी किसी भारत के बाहर के उत्तर पश्चिमी सीमांत पर किसी प्रदेश पर उन्होंने चाहत नहीं रखी।
उसके बावजूद जब जहांगीर के काल में 1622 में निकल गया कंधार, उसके बावजूद जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, जो एम्बेसीज, एम्बेसडर का जो एक्सचेंज था, वो नहीं रुका, ट्रेड और कॉमर्स नहीं रुका। तो इस बात को याद रखिएगा कि बाबर के काल से, क्योंकि जब हुमायूं को चौसार कर्मनाशा युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा और 15 वर्षों के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य गंवाना पड़ा, 1540 से लेकर 55 तक। आपको मालूम है उसने कहां शरण ली थी? ईरान के अंदर। तो जिस प्रकार से बाबर ईरान के साथ और कंधार के विवाद की ऐतिहासिक विरासत को अपने साथ लेकर आया और हिंदुस्तान को जाने अनजाने में जोड़ दिया, उसको पुख्ता किया हुमायूं ने, जब 15 साल के लिए उसने ईरान के शाह तहमास्प के पास शरण ली थी। आई थिंक ये छोटा सा टॉपिक मैंने फॉरेन पॉलिसी के रूप में मुगलों का आपके सामने लिया है, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। क्योंकि बाबर से लेकर औरंगजेब ने तो खैर कभी प्रयास नहीं किया, अंतिम जो प्रयास हुआ था वो शाहजहां के काल में हुआ था, बल्क और बदख्शां को लेकर। जहांगीर के काल में कंधार निकल गया था, शाहजहां ने पुनः पाया, और बल्क बदख्शां में शाहजहां ने कूटनीतिक प्रयास किया था पाने का। पहले मुराद को भेजा गया, फिर पहले दारा शिकोह को, फिर मुराद को, फिर औरंगजेब को, लेकिन फाइनली कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय जन धन की अपार हानि के। तो आई थिंक ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा, जो छोटा सा मैंने टॉपिक आपके सामने रखा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय है जिसको हम कहते हैं मुगल विदेश नीति। यूनिक थोड़ा सा टॉपिक जो है वो लीक से हटकर जनरली इस तरह के टॉपिक्स पढ़ाए नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप चाहे बाबर पढ़े, चाहे हुमायूं पढ़े, चाहे अकबर पढ़े, चाहे जहांगीर, चाहे शाहजहां, चाहे औरंगजेब। औरंगजेब तक तो नहीं किया, लेकिन शाहजहां तक तो ये इनकी फॉरेन पॉलिसी रहेगी, कंधार इनकी जी का जंजाल बना रहेगा, और इसको लेकर ईरान के साथ इनके संबंध बड़े उतार चढ़ाव वाले रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। कल दोबारा 1 बजे हम मुलाकात करेंगे, यहीं से मैंने मुगल साम्राज्य स्टार्ट किया है। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा।